नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 5 स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में फिजिक्स का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो पॉलिटेक्निक आईटीआई पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह फिजिक्स मॉडल सेट का पहला वीडियो है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें जितना भी प्रश्न हम आपको बताएंगे सारा प्रश्न एग्जाम टाइप प्रश्न रहेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक ईंधन नहीं है। ठीक है, पूछा गया प्राथमिक ईंधन नहीं है। ऑप्शन है लकड़ी, फसल अवशेष, कोयला और ऑप्शन डी है चारकोल। तो फसल अवशेष मैंने समझ रहे हैं, फसल का जो अवशेष बचता है उसे फसल अवशेष। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चारकोल। चारकोल ये जो फोटो में आप देख रहे हैं ये बनता कैसे है, तो लकड़ी को जब जलाने के बाद देखिएगा छोटा छोटा कोयला टाइप के बचेगा, वही आपका चारकोल होता है। या फिर से इसको आप जला करके खाना वगैरह बना सकते हैं। जैसे मार्केट वगैरह में देखते होंगे भुट्टा यानी मकई, आप समझ रहे होंगे, उसको जो पकाता है वो चारकोल पे ही पकाता है। लिट्टी वगैरह हम लोग घर में लगाते हैं, जो लकड़ी का अवशेष बचा हुआ होता है ये चारकोल, इसको हम लोग लहरा करके फिर से इसमें आपका अच्छी तरह से कोयला की तरह ये भी आपका काम करेगा। और खाना वगैरह हम लोग लिट्टी वगैरह घर में खुद अपना ही बनाते हैं। ठीक है, तो लकड़ी को जलाने के बाद जो अवशेष बच जाता है, कोयला टाइप के जो बच जाता है ना, उसी को चारकोल कहते हैं। जो गांव देहात से बिलोंग कर रहे होंगे वो समझ रहे होंगे, प्रैक्टिकली किए होंगे, देखे होंगे चारकोल को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यह प्राथमिक ईंधन नहीं है, इसको दोबारा भी यूज किया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक वस्तु जिसका भार 98 न्यूटन है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? एम पूछा गया, इसका एम क्या होगा? ठीक है, तो भार दिया गया है, डब्ल्यू दिया गया है, कितना दिया गया दोस्तों? तो 98 न्यूटन दिया गया। तो एम बराबर फार्मूला एक होता है, सभी को याद रखिएगा। एम यदि ज्ञात करने के लिए पूछे तो फार्मूला होता है W/G होता है। तो W तो दिया गया है, वस्तु का भार दिया गया है, कितना दिया गया? 98 ने दिया गया है। और G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, कितना होता है? तो 9.8 होता है। G का मान कितना होता है? 9.8। तो ये दशमलव हटाएंगे, एक जीरो ऊपर जाएगा, तो 98 से 98 एक बार में कट गया, तो बच गया कितना? तो 10 बच गया। तो इसका यूनिट देखिएगा ऑप्शन में कि ऑप्शन में यूनिट SI यूनिट दिया गया है या CGS दिया गया है, कौन सा यूनिट दिया गया है? तो SI यूनिट में सभी ऑप्शन दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन सी 10 किलोग्राम। बस यहाँ पे फार्मूला, आपको यह फार्मूला याद रखना होगा। एम बराबर द्रव्यमान बराबर, यदि कोई वस्तु का भार दिया हुआ रहे तो द्रव्यमान पूछेगा, तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे? वस्तु का भार बटा गुरुत्वीय त्वरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करा कि निम्नलिखित में से कौन एक सरल मशीन को नहीं दर्शाता है? लीवर, घिरनी, गियर की वाष्प इंजन। तो वाष्प इंजन का सरल मशीन है, छोटा मोटा मशीन है, ये तीनों के तुलना में नहीं ना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, वाष्प इंजन है, ये बड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि वस्तु का अधिकतम भार है। तो वस्तु का अधिकतम भार कहाँ? पृथ्वी के केंद्र पर होता है, पृथ्वी के अंदर होता है, पृथ्वी के पृष्ठ पर होता है। और ऑप्शन डी है पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर, यानी कि पृथ्वी के सतह पर, और पृथ्वी के सतह के ऊपर, और पृथ्वी के अंदर यानी कि नीचे, और पृथ्वी के केंद्र पर यानी कि पृथ्वी के सेंटर पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आप सभी को बताना है। इस वीडियो में 2 प्रश्न का टेस्ट लेंगे, जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला प्रश्न आपका 4 नंबर हो गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे इसका आंसर आप सभी लोग बता सकते हैं। जिनको नहीं पता है, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा फिजिक्स का, उसमें हम यह प्रश्न इंक्लूड करेंगे और इस पर विशेष डिस्कस करके आप सभी को बताएंगे। ठीक है, फिलहाल जिनको पता है जल्दी से आंसर बताइए, उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जी, इसको VVI लगा लीजिएगा। कह रहा है कि एक पानी के गिलास में बर्फ यहाँ होगा, बर्फ का एक घन तैर रहा है। जब बर्फ पिघल जाएगी तब पानी के स्तर में क्या परिवर्तन होगा? ये देखिए पानी के गिलास, ये बर्फ का घन है, एक इसमें देखिएगा ये तैर रहा है। तो ये बर्फ जब पूरी तरह से पिघल जाएगा तो क्या ये पानी का जो गिलास में जितना लेयर है, या थोड़ा यहाँ ऊपर बढ़ सकता है? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यही आपसे पूछा गया है प्रश्न में। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? वही रहेगा, कुछ नहीं होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा।
ठीक है। क्या इसका आंसर याद रखिएगा कि एक पानी के गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें एक बर्फ का घन या तैर रहा है। जब बर्फ ये पूरा पिघल जाएगा तो पानी का पूछेगा लेयर का है, जो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो नहीं बढ़ेगा, वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। पीरियडिकली करके भी देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन थ्योरी पढ़ाएंगे, उसमें पूरी अच्छी तरह से आपको बताएंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग है। तो पृथ्वी के केंद्र का तापमान आपसे पूछा गया लगभग कितना, 4000 डिग्री, 6000 की 10 के पावर 4 और ऑप्शन डी है 10 के पावर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए पृथ्वी का यह ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, ऊपरी हिस्सा है, और ये जो लाल टाइप के ये देख रहे हैं यह क्या है, तो स्थल मंडल है। और ये जो पूरा पीला देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये देखो पीला है, तो ये क्या होगा, तो मेंटल हो गया। और मेंटल के जस्ट नीचे देखिएगा यहाँ पे ये जो दिख रहा है यह क्रोड मेंटल सीमा है। यह जो क्रोड मेंटल सीमा कौन है, तो ये मेंटल का थोड़ा सा नीचे है। और ये जो लाल पूरा दिख रहा है तो यह क्या हो गया, लाल वाला के बाहरी भाग हो गया बाह्य क्रोड हो गया, और यहाँ और अंदर जो हो गया ये सेंटर जो हो रहा है वो आंतरिक क्रोड हो गया। टेम्परेचर यहाँ पे कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। कोई प्रश्न में दोस्तों दिक्कत हो जाता है, आप सभी को समझ में नहीं आता है, तो हमसे पूछिएगा, संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 20 जूल गतिज ऊर्जा रखने वाले 100 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का संवेग क्या होगा। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितना दिया गया है, तो 20 जूल दिया गया है। और द्रव्यमान कितना दिया गया है जी, एम कितना दिया गया है, तो एम दिया गया है 100 ग्राम। तो इसको केजी में पहले बदल लीजिए। ऑप्शन देखिए सब दिया गया केजी में, सही यूनिट में, ठीक है। यहाँ भी सेंटीमीटर में केजी, लेकिन आएगा आंसर क्या, तो केजी में। तो केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे 1000 से, नहीं भागा देंगे। तो भागा देंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 1/10 केजी। इसको पॉइंट में नहीं लिखिए, ऐसी रहने दीजिए, आकर काम देगा। अब संवेग बराबर फार्मूला क्या होता है, पी बराबर फार्मूला क्या होता है, संवेग बराबर, संवेग का फार्मूला होता है √2m के होता है, ठीक है। तो 2 गुना m कितना है, 1/10 है, गुना k कितना है, तो k 20 है। इसका हो जाएगा √, 1 0 से 1 0, 2 दूना 4 यानी कि √4 बराबर कितना हो गया, तो 2 हो गया। तो 2 हो गया, तो इसका जो आंसर होगा 2 केजी मीटर पर सेकेंड होगा कि 2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, तो नहीं केजी में होगा, क्योंकि हम पहले यहाँ केजी में चेंज कर लिए थे। ग्राम में दिया हुआ था क्वेश्चन में, लेकिन हम केजी में चेंज कर लिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 केजी मीटर प्रति सेकेंड संवेग। आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये सब जो छोटा छोटा न्यूमेरिकल है ना, परीक्षा में पूछेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलिए बताइएगा, टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन टेस्ट का। नदियों में पानी बहने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल जिम्मेदार है। नदी में पानी जो बह रहा है, ये नदी है, ठीक है, इसमें पानी बह रहा है, इसमें कौन सा बल जिम्मेदार है, कौन सा बल के कारण। ऑप्शन है घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अस्थिर विद्युत बल और चुंबकीय बल। तो फटाक से इसका भी आंसर सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम प्रश्न आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। सभी लोग जल्दी से आंसर बताइएगा वीडियो को रोक करके, ठीक है। जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए इसको अच्छी तरह से चेक करते हैं। पूछा गया कि सूर्य से अधिकतम दूरी ग्रह पूछा गया, ठीक है। तो सभी को तो पता होगा कि सूर्य से अधिकतम दूरी ग्रह कौन है, फोटो में आप देख ही रहे होंगे। यह देखिए हो गया सूर्य हो गया, यह क्या है, तो यह सूर्य है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए छोटका ही दिख रहा है ना, यह बुध हो गया। और यह जो दिख रहा है यह शुक्र हो गया, और यह जो है नीला टाइप के दिख रहा है यह पृथ्वी हो गया। और मंगल यहाँ पे देखिए लाल नील जो दिख रहा है यह मंगल हो गया। और ये जो बड़का दिख रहा है यह बृहस्पति हो गया। और ये जो चक्री वाला दिख रहा है यह हो गया शनि, और यह हो गया अरुण। तो ऑप्शन में पढ़िए ना, देखिए ना, अरुण नहीं दिया हुआ है, वरुण दिया हुआ है। तो इसके बाद कौन है, तो वरुण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो वरुण हो जाएगा। यदि वरुण की जगह प्लूटो रहता तो प्लूटो भी होता आंसर इसका, ठीक है, लेकिन उसको अब ग्रह से हटा दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रखिएगा, वरुण याद रखिएगा। अब यहीं से प्रश्न देखिए पूछेगा सबसे बड़ा ग्रह का नाम बताओ जी, तो बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा कौन ग्रह, तो बृहस्पति ग्रह। और सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो बुध ग्रह है। और सबसे दूर है तो वरुण है। यदि ऑप्शन में प्लूटो रहेगा तो प्लूटो भी आपको सही करना है, ठीक है।
यह फिगर को अच्छी तरह से देख लीजिए और याद कर लीजिए, सबसे भीड़ कौन है, सबसे दूर कौन है, सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, हम जब ब्रह्मांड पढ़ाएंगे दोस्तों तो उसमें आपको अच्छी तरह से बताएंगे ग्रह सब के बारे में। ठीक है, फिलहाल आप ये याद रखिएगा प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कर कि एक विशेष ऊंचाई से एक रबड़ की गेंद का गिराना किसका उदाहरण है। ये देखिए, मान लीजिए घर है, ठीक है, ये घर आपका है और इस घर के छत पर से एक हम गेंद गिरा रहे हैं, रबड़ का गेंद को नीचे गिरा रहे हैं, तो ये किसका उदाहरण होगा। यहाँ पे एक समान त्वरण से गिरेगा कि एक समान मंदन से गिरेगा, एक समान चाल से गिरेगा कि असमान चाल से गिरेगा, तो एक समान त्वरण से गिरेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 10 का ऑप्शन ए होगा। त्वरण किसे कहते हैं, तो वस्तु के वेगों में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर होता है डेल यू बटा डेल टी होता है। ठीक है, डेल यू बटा डेल टी, यही आपका डिफिनेशन में याद रखिएगा। तो क्या याद रखिएगा, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित ऊर्जा की इकाइयों में से कौन सी सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, 4 इकाई दिया गया है ऊर्जा का इकाई। यहाँ से 4 प्रश्न आ रहा है कि ऊर्जा की इकाई तो जूल होता है, किलोवाट घंटा, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें से सबसे बड़ा जो होता है वो सबसे बड़ा इकाई जो है वो कौन सा इकाई है, यही आपसे पूछना है। तो प्रश्न तो काफी महत्वपूर्ण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा किलोवाट। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी किलोवाट घंटा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखिएगा। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, किलोवाट घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब प्रश्न छोटा छोटा प्रश्न है, आपको याद रखना होगा, हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है, प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है, ऑप्शन में दिया गया है CO+N2, बी है CO+N2। देखिए ऑप्शन यहाँ 2 गो है जो सेम हो गया। ठीक है, यहाँ CO2 कर दीजिए, ऑप्शन बी वाला का CO2 कर दीजिए, और सी में है CO+H2O और डी है CO+N2O। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा CO+N2। और इसमें देखिए एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, इसमें क्या पूछेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कितना परसेंट होता है और नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है। तो नाइट्रोजन जो इसमें होता है 60% होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड 30% होता है। तो 60 30 कितना 90, बाकी की जो 10% होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन मिला हुआ रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें परसेंटेज भी याद रखिएगा कि कौन कितना परसेंट रहता है। तो नाइट्रोजन कितना परसेंट, तो 60%, और कार्बन मोनोऑक्साइड कितना परसेंट, तो 30% होता है, और 10% जो रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और मीथेन मिला हुआ रहता है। ठीक है ना, तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना होगा। ये सब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेट प्रैक्टिस जब कीजिएगा ना तो हमेशा आपका एग्जाम में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि जल में एक गोलीय बुलबुला इस प्रकार कार्य करेगा। देखिए बचपन में पहले हम लोग क्या करते थे कि शैम्पू को जल में घोल देते थे और उसको एक तरह से हाथ में ले लेते हैं बना करके, कुछ तार वगैरह का बना करके, और शैम्पू वाले जल में घोल में डुबा करके, और जब फूकते थे ना तो देखिए गोल गोल टाइप के बुलबुला टाइप के बाहर आता था। तो उस तरह का जो जल में गोल गोल जो बुलबुला होता है वो किस प्रकार के कार्य करता है, कौन सा लेंस की तरह कार्य करता है, तो वह कौन सा लेंस की तरह कार्य करेगा, तो अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आंख में क्रिस्टलीय लेंस है। तो देखिए हमारे जो आंख है, आंख में क्रिस्टलीय लेंस कौन सा है, तो ऑप्शन है द्वीय उत्तल लेंस है, समतलीय अवतल लेंस है, और उत्तलीय अवतल लेंस है, और ऑप्शन डी है द्वीय उत्तलीय। देखिए फोटो में देखिएगा तो यहाँ पर देख रहे हैं क्रिस्टलीय लेंस है, तो क्रिस्टलीय लेंस क्या दिया गया, तो उत्तल लेंस का ना दिया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा, द्वीय उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, आंख में क्रिस्टलीय लेंस है तो द्वीय उत्तल लेंस है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, 5 प्रश्न और बच गया है, उसे भी जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। 15 नंबर प्रश्न है कि जब एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब अपने ऊपर ही बनता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपसे पूछा गया ज्ञात करने के लिए। तो किस तरह से हम ज्ञात करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न को समझिए कि प्रश्न क्या रहा है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर पर एक वस्तु रखा गया है। ठीक है, और जितना दूरी पर वस्तु रखा गया है ना उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब भी बन रहा है। तो यहाँ से वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी
दोनों कितना हो गया, तो दोनों तो बराबर ना हो गया, 30 सेंटीमीटर ना हो गया है। चलिए तो इसमें से जल्दी से लिख लेते हैं। तो वस्तु की दूरी u से सूचित किया जाता है, तो वस्तु की दूरी u, तो u बराबर कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर होगा, नहीं बल्कि -30 होगा। अब क्यों -30 होगा, ये आप लोग को थोड़ा बहुत कंफ्यूज लग रहा होगा, जो क्लास 10th में भी तो हम आपको बताए हैं ना। तो माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि लेंस है, दर्पण कौन है, अवतल है, उत्तल रहता तो प्लस में हो जाता, ठीक है। तो वस्तु की दूरी -30 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी भी से सूचित किया जाता है, तो यह कितना हो जाएगा, यह भी -30 होगा। क्यों -30 हो रहा है, तो अवतल दर्पण है इसीलिए -30 हो रहा है, ठीक है। और ज्ञात क्या करना है हमें, तो फोकस दूरी यानी एफ का मान ज्ञात करना है। तो दर्पण के सूत्र आप सभी लोग पढ़े होंगे, क्लास 10th में होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो इस सूत्र के माध्यम से आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। तो 1/f बराबर क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 30 होगा ना, 30 होगा, -30 होगा, और 1 1 2 यानी कि कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये -30 नहीं होगा, सिर्फ 30 होगा, ठीक है। तो एलसीएम लेने पर आपका आ जाएगा -2/30। आप डायरेक्ट इसको क्या काटेंगे तो कितना आएगा, -15 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ में आया यहाँ पे कैसे किए, 1/v प्लस 1/u यानी कि 1/-30 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे -1/30। तो एलसीएम एक स्टेप थोड़ा आगे चल गया, चलिए अच्छी तरह से बता देते हैं। 1/-30 -1/30 होगा। अब यहाँ से तो समझ रहे होंगे कि किस तरह से किए हैं। तो -15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में देखिए माइनस नहीं दिया गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। समझ गए कि किस तरह से बना। पहले एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा था। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक अवतल दर्पण है और उस दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर पर एक वस्तु रखा गया है, और जितना दूर पर उस वस्तु रखा गया है उतना जितना दूर पे वस्तु रखा गया है ना, उसका प्रतिबिंब उतना ही ऊपर बनता है, यानी उसका प्रतिबिंब का दूरी भी उतना ही है, 30 सेंटीमीटर ही है। तो दोनों का मान हमको पता चल गया है, वस्तु का प्रतिबिंब का दूरी पता चल गया है और वस्तु का दूरी भी पता चल गया है। तो ज्ञात करना है फोकस दूरी, तो दर्पण सूत्र यहाँ से लगा दिए और फोकस दूरी ज्ञात कर लिए, ठीक है। 5 प्रश्न और है, चलिए उसे भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 0.25 मीटर है, तो इसकी शक्ति पावर पूछा गया है। पावर बराबर 1/f होता है, तो 1/0.25 होगा, दशमलव हटेगा ऊपर, मीटर भी डालना है, अब ज्ञात करना है। तो 25 चौक कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, यानी कि 4 डाईऑप्टर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कि एक उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस दूरी f1 के बीच एक वस्तु को रखा जाता है, तो इससे बने प्रतिबिंब का प्रकार आपसे पूछा गया, ठीक है। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस दूरी यानी कि f, देखिए f1 और f2 है, ठीक है, और यह उत्तल लेंस है, तो इसके बीच वस्तु का रखा जाता है, ठीक है। और यहाँ से जो प्रकाशीय केंद्र आ रहा है, तो प्रकाशीय केंद्र से जो प्रतिबिंब रहा है, तो बस प्रतिबिंब का प्रकार पूछा गया। तो प्रतिबिंब का प्रकार जो होगा वो प्रतिबिंब आभासी होगा, आवर्धित होगा और सीधा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आभासी, आवर्धित और सीधा हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एक वस्तु प्रोटॉनों की संख्या की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2.5 गुना 10⁻20 अधिक है, तो वस्तु पर आवेश, तो आवेश आपसे पूछा गया है, तो इसको किस तरह से ज्ञात करेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ याद रखना होगा। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि प्रोटॉनों पर घन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है, ठीक है। प्रोटॉनों पर घन आवेश और इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है। तो यहाँ से पूछा गया क्या, आवेश पूछा गया। आवेश बराबर फार्मूला सभी को पता होगा, Q बराबर N ही होता है। तो N का मान तो दिया गया है 2.5 गुना 10⁻17, तो 2.5 गुना 10⁻17 गुना न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मान कितना होता है दोस्तों, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 होता है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 0.04 कूलम हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये सब आसान, ये सब कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, एक और बचा हुआ है। एक साधारण आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो सभी लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में। लास्ट क्वेश्चन है, चलिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लास्ट प्रश्न जो है, कह रहा है कि ए बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यह जो फिगर में आप देख रहे हैं ए और बी, तो कह रहे ना कि ए और बी के बीच जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा।
तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिए यहाँ से इधर देखिएगा तो श्रेणी क्रम, लेकिन यह दो जो है प्रतिरोध या समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है। तो समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है तो जब दोनों प्रतिरोध का मान हम ज्ञात करेंगे समांतर क्रम में, तो क्या होगा 1/2 प्लस 1/2 यानी आधा आधा मिलके कितना हो गया, तो 1 हो गया। तो आगे देखिएगा यह 2 ओम प्रतिरोध है, इसके बाद इधर भी श्रेणी क्रम में जुड़ गया तो यहाँ 1 ओम प्रतिरोध दिया, 1 ओम प्रतिरोध है, ठीक है। अब इसको श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन सी में 3 दिया गया, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यह 20 प्रश्न आपका फिजिक्स का था, सारा प्रश्न एग्जाम टाइप था। कहीं दिक्कत हुआ हो कोई प्रश्न में तो आप हमसे पूछिएगा, लजाइएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि फेस टू फेस थोड़ा ना बात हो रहा है। कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछ लीजिएगा, संपर्क कीजिएगा, नंबर आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही।